तलत अजीज साहिबा इल्म अदब और ख़ास तौर से तालीम के शोबे में एक नामवर और दानिश्वर की हैसियत से जानी और पहचानी जाती हैं। बहैसियत उस्ताद आपका ताल्लुक शोबे तालीम जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से तकरीबन 40 वर्षों से रहा है। आप एक मुमताज़ शख्सियत के मालिक हैं और दानिश्वरों की सफ में नुमाया मकाम रखती हैं। दौरान दर्स व तदरीस आप जिस करम नवाजी और शफकत मोहब्बत से तलबा और तालबात से पेश आती थी, उससे आपकी इज्जत व तकरीम का जज्बा दिलों में और भी मुनक्कश हो जाता था और इज्जत व एहतराम और अदब व ताज़ीम के जज्बात अब भी बदस्तूर कायम हैं। आपने BSc और MSc अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल किया। इसके अलावा शोबे तालीम जामिया मिल्ला इस्लामिया नई दिल्ली से B.Ed M.Ed फर्स्ट डिवीज़न के साथ कामयाब हुई और फिर इसी यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की। आप जामिया मिल्ला इस्लामिया की शोबे तालीम में 1976 में दर्स व तदरीस के अहम फरीज़े से मुंसलिक हो गई और एक तवील अरसा तक अपनी खिदमात अंजाम देकर 2015 में अपनी मुलाजमत से शुबुकदोश हुई। मुलाजमत से शुबुकदोश होने के बाद भी आपने मुख्तलिफ तालीमी इदारों, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पुरमग़ज़ तकारीर से सामीन को मुस्तफ़ीज़ किया। आपके पसंदीदा मौज़ूआत और मखसूस मौज़ूआत हैं पेडागोजी ऑफ केमिस्ट्री, साइंस एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, वीमेंस एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, एजुकेशनल थिंकर्स। आपने पोस्ट ग्रेजुएट की सतह पर तलबा और तालबात के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की खुशनुदी के साथ रहनुमाई की। इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद भी किया, जिसमें PGT और TGT के लिए 3 हफ्ते का इन सर्विस प्रोग्राम, 6 रोज़ा वर्कशॉप, ओरिएंटेशन प्रोग्राम और नेशनल वर्कशॉप शामिल हैं। इसके अलावा उर्दू ज़बान तदरीसी लाइमल के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस NCERT के लिए मवाद की तैयारी में नुमाया रोल अदा किया, जिसको निसाबी किताबों में जिनसी मसावात के नाम से NCERT ने 1991 में शाया किया। आपकी एक बहुत ही अहम किताब तालीमी नफ्सियात है, जो मंजर आम पर आ चुकी है, जिसको कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान वज़ारत तालीम हुकूमत हिंद नई दिल्ली ने शाया किया है। इस किताब में तालीम और तालीमी नफ्सियात से मुतल्लिक नहायत कीमती मालूमात फराहम की गई हैं। इसके अलावा नशोनुमा के आम उसूल, ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ पहलुओं की नशोनुमा, फ़र्द की नशोनुमा से मुतल्लिक माहिरीन तालीम के नज़रियात, आमोजिश और उसके तरीक़ेकार की तफसीली मालूमात का अहाता किया गया है। ज़ेरे तलबा और ज़ेरे तरबियत असातिज़ा की मुख्तलिफ ज़रूरियात न सिर्फ पूरा करती है, बल्कि असातिज़ा और तरबियती इदारों के लिए ये किताब किसी नेमत से कम नहीं। और मैं आप तमाम हज़रात चूँकि असातिज़ा हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि अगर ये किताब कहीं से दस्तयाब हो जाए तो आप ज़रूर रखें, क्योंकि आपके दर्स व तदरीस में ये किताब बड़ी मुआवन साबित होगी। इसके अलावा आपकी एक और किताब कार्बन, कुदरत का अनमोल अतिया के नाम से तसनीफ़ किया, जिसे दिल्ली उर्दू एकेडमी ने अवार्ड से नवाजा। नीम का पेड़ भी आपकी एक तसनीफ़ है। इसके अलावा आप मुल्क के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में मुनक्किद किए गए सेमिनार में मुतअद्दिद मौज़ूआत पर मकाले पेश किए। किताबों के अबवाब या मवाद की तैयारी में भी आपने नुमाया रोल अदा किया। मसलन NCERT में केमिस्ट्री के करिकुलम की तश्कील और तदरीस के मुख्तलिफ मकासद की हुसूलियाबी के लिए टेस्ट आइटम्स की तैयारी में आपकी नुमाया किरदार को भुलाया नहीं जा सकता। इग्नू में B.Ed कोर्सेज के लिए सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल 2 यूनिट्स पर मुश्तमिल कंटेंट कम मेथोडोलॉजी कोर्स ऑफ डेवलपमेंट साइंस को डेवलप किया। इसके अलावा NCERT में पेडागोजी ऑफ साइंस पर और पेडागोजी ऑफ उर्दू लैंग्वेज पर हिस्से अव्वल हिस्से दोम के अबवाब पर मुश्तमिल मवाद तैयार किया है। इसके अलावा आपने उर्दू तराजिम में बड़ी खुश उसलूबी के साथ किए हैं। इनके मुताले से रवानी और शगुफ्तगी का एहसास कदम कदम पर होता है और ये एहसास ही नहीं होता कि दूसरी ज़बानों के तराजिम हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ के नाम से भी आपने तर्जुमा किया है, जो NCPUL ने शाया किया है। इसके अलावा आपने ऑल इंडिया रेडियो उर्दू नशरियात के लिए खुदशनासी के तहत मुख्तलिफ मौज़ूआत अपने ख्यालात का इज़हार किया है। इंतज़ामी और एकेडमिक उमूर की तमाम जिम्मेदारियाँ भी आपने बखूबी निभाया है। मुख्तलिफ तालीमी इदारों की एडवाइजरी कमेटी के मेंबर होने के अलावा एजुकेटिव काउंसिल, शोबे आर्ट एजुकेशन, कोर्ट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, शोबे तालीम दिल्ली यूनिवर्सिटी,
नेशनल स्क्रीनिंग कमेटी NCERT की मेंबर रह चुकी हैं। आपको इंडियन एसोसिएशन ऑफ वीमेन स्टडीज की लाइफ मेंबर होने का भी शर्फ हासिल है। इसके अलावा दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के नायब सदर के ओहदे पर फायज होने के साथ आपने जामिया मिल्ला इस्लामिया में फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में हेड और डीन के ओहदे पर रहकर अपनी खिदमात को अंजाम दिया है। ख़वातीन और हज़रात, अब आपका मजीद वक्त न लेते हुए मैं जनाब प्रोफेसर तलत अजीज साहबा से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने पुरअसर खिताब से सामीन को मुस्तफ़ीज़ करें। आपका मौजू है तदरीस, आमोजिश, आजमाइश व तायीन कद्र, टीचिंग, लर्निंग, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। मैडम, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। शुक्रिया सालिक साहब, आपने तो बहुत तवील इंटरव्यू मेरा तारुफ करा दिया है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैं सिर्फ एक टीचर हूँ और यही काम अंजाम देती रही हूँ पहले भी, और अब भी अल्लाह का फजल है कि जहाँ भी ज़रूरत होती है टीचिंग से जुड़ी हुई हूँ। NCERT की जैसा आपने जिक्र किया, जो किताबें तैयार हो रही हैं एजुकेशनल रिसर्च पर और डिप्लोमा और BEd के उर्दू लैंग्वेज की टीचिंग पर, एक्शन रिसर्च पर, उन सब में अभी फिलहाल ख़त्म हुए, कुछ किताबें छप गई हैं। आज का मौजू बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत तवील है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक को समंदर को कोसे में कैसे समाया जाए, क्योंकि इसका हर टॉपिक जो है, चाहे वो लर्निंग हो या टीचिंग हो या टेस्टिंग हो या तायीन कद्र हो, ये तवील गुफ्तगू चाहता है। लेकिन क्योंकि आप सब माशाल्लाह से मुझे लग रहा है कि काफ़ी सीनियर टीचर्स हैं, तो शायद इतनी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत ना हो। तो मैं बहरहाल कोशिश करूँगी कि जो बुनियादी चीज़ें हैं, और मेरा हमेशा से ही ये रहा है कि मैं बुनियाद पर ज़्यादा जोर देती हूँ। बुनियादी कॉन्सेप्ट जो हैं वो अगर आपके वाज़े हैं तो फिर आपको कहीं दुश्वारी नहीं होगी। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है और आपको मालूम है कि क्या करना है और कैसे करना है, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, आप खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाते हैं। और आप सब माशाल्लाह से एक्सपीरियंस टीचर हैं, आपको अंदाज़ा है कि एजुकेशन क्या है, टीचिंग क्या है। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सिर्फ रेफरेंस के तौर पर मैं इन चीज़ों को, मैं चाहूँगी कि टीचिंग से शुरू करने से पहले टीचिंग का और लर्निंग का ताल्लुक तालिब इल्म से है। तो कुछ चीज़ें आप सब जानते हैं कि तालिब इल्म ही हमारा फोकस है, जिसकी नशोनुमा हमें करनी है। तो एजुकेशन का जो मकसद है वो हमारे सामने, टीचर के सामने हमेशा रहना चाहिए और रहता है। और एजुकेशन का मकसद क्या है ये मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी याद दहानी के तौर पर कि इसको मुख्तलिफ लोगों ने वैसे तो अलग अलग तरीके से कहा है, लेकिन जो सबसे अच्छी डेफिनेशन मुझे लगती है, जिसमें मुकम्मल एजुकेशन का तस्वुर आ गया है, वो मुझे अपने जो फादर ऑफ नेशन है गांधी जी, उनकी है कि टू ड्रॉ आउट द बेस्ट फ्रॉम चाइल्ड्स बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। यानी कि इंसान की पूरी शख्सियत की नशोनुमा हमें करनी है बच्चे की, जिसमें उसकी ज़हनी तरबियत भी हो, उसके वैल्यूज़ भी हों और उसकी सलाहियतों की भी तरबियत हो। यानी कि हेड, हैंड और हार्ट, इन सब की तरबियत करना और इसमें जो बच्चे में छुपी हुई सलाहियतें उनको बाहर निकालना, ये एजुकेशन का मकसद है। इस मकसद को हमें हमेशा अपने सामने रखना है और अपनी तदरीस के दौरान हमें ये देखना है कि हम अपने इस मकसद में कहाँ तक कामयाब हैं। क्या हम बच्चों को सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि जो कुछ इंफॉर्मेशन या मालूमात हम बच्चे को फराहम कर रहे हैं वो उसको किस हद तक समझ रहा है, किस हद तक वो अपनी ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल कर रहा है।
किस हद तक वो इंफॉर्मेशन उसकी शख्सियत को बदलने में मदद कर रही है। ये एक उस्ताद को हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। अब जो आपके तालिब इल्म हैं वो भी यकसा नहीं। मैंने आपको कुछ स्लाइड्स भेजी हैं और उसमें पॉइंट्स मैंने दिए हैं सिर्फ। मैम मैं स्लाइड यहाँ से प्रेजेंट करूँ क्या? एक मिनट देखिए, मैं कोशिश करती हूँ, अगर यहाँ से आ जाती है तो मैं यहाँ से आपको करके दिखा रही हूँ। ओके, है ना? जी हाँ मैम, स्लाइड्स आपका आप अपने साइड से प्रेजेंट कर सकते हैं। जी धन्यवाद मैम। आप F5 प्रेस कर दीजिए तो फुल स्क्रीन में दिखेगा। जी जी। यहाँ पर हम देखते हैं कि टीचिंग शुरू करने से पहले उस्ताद को जो लर्नर के बारे में मालूमात होनी चाहिए वो क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि लर्नर कौन है, किस एज ग्रुप से ताल्लुक रखता है। क्या वो प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं या सेकेंडरी क्लास के बच्चे हैं। एज एक दफा तय कर ले हम तो उसके हिसाब से फिर हमें देखना है कि बच्चे क्या सीखते हैं, व्हाट दे लर्न। और जब हम व्हाट दे लर्न की बात करते हैं तो उसमें हमें ये देखना होता है कि नॉलेज जो है, जो मालूमात है, जो इल्म है, वो किन किन चीजों से मिलकर बनी है। और आप जानते हैं कि नॉलेज का स्ट्रक्चर क्या है। रेफरेंस के तौर पर सबसे शुरुआती चीज जो है, जो हमें सिर्फ मालूमात फराहम करती है हमारे सेंस ऑर्गन के जरिए, वो होते हैं फैक्ट्स, यानी हकायक। इन हकायक की बुनियाद पर हमारे तसव्वुरात बनते हैं, जो दूसरा स्टेज है। और तसव्वुरात के आपस में तालमेल से और उनके एक दूसरे पे डिपेंड होने से और उनके एक दूसरे से ताल्लुक होने की बुनियाद पर ही हमारे उसूल बनते हैं, उसूल कायम होते हैं, प्रिंसिपल्स बनते हैं, थ्योरीज बनती हैं और फिर लॉज बनते हैं। तो फैक्ट, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड लॉज, ये स्ट्रक्चर है नॉलेज का जो बच्चे सीखते हैं। क्योंकि बुनियाद फैक्ट से शुरू हो रही है और फैक्ट्स जो हैं वो हमें हमारे सेंस ऑर्गन के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए हमें हासिल होते हैं। तो जितना ज्यादा हमारा ऑब्जर्वेशन होगा उतने ही ज्यादा फैक्ट्स होंगे और फैक्ट्स की बुनियाद पर उतने ही ज्यादा तसव्वुरात हमारे बनेंगे। तो बहैसियत एक टीचर हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम बच्चों को फैक्ट्स या ऑब्जर्वेशन का मौका ज्यादा दें, कि जो कुछ वो देख रहे हैं, जो कुछ वो सुन रहे हैं, जो कुछ वो महसूस कर रहे हैं, उसका जो मैदान है वो बहुत वसी हो, वहां से वो बहुत कुछ सीखते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि कब सीखते हैं बच्चे। ये तो है कि क्या सीखते हैं, लेकिन कब सीखते हैं? क्या हर वक्त बच्चे सीखते रहते हैं? क्योंकि हर वक्त हमारे सेंस ऑर्गन तो हर वक्त काम करते हैं और हर वक्त हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, लेकिन हम हर वक्त तो नहीं सीखते। हमारे सीखने के लिए भी कुछ उसूल हैं कि जब हम सीखते हैं, और ये उसूल जो है ये हमें थॉर्नडाइक की थ्योरी में, नजरिए में हमें नजर आ जाते हैं। और थॉर्नडाइक का नजरिया क्या है कि कब बच्चे सीखते हैं? कि जब वो ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर सीखने के लिए तैयार हो। सिर्फ ना सिर्फ तैयार हो बल्कि जो सीख रहे हैं उसकी मशक भी करें। और मशक करने से अगर उन्हें तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है, तभी वो उसको आगे बढ़ सकते हैं। और अगर तसल्ली नहीं मिलती तो उस चीज को छोड़ देते हैं और उसको याद नहीं रहता है। तीसरा सवाल ये आता है हाउ दे लर्न।
इसमें आपने ब्रूनर और पियाजे की थ्योरीज पढ़ी होंगी। ये नाम आपको बार बार याद रखने चाहिए कि पियाजे ने क्या कहा है और ब्रूनर ने क्या कहा है कि लर्निंग कैसे हो। यहाँ फिर उसने वही बात कही है कि कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं। ये पूरी तफसील इस वक्त मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये आप पढ़ भी चुके हैं और इसकी यहाँ गुंजाइश भी नहीं है इसकी तफसील में जाने की। चौथा सवाल ये है कि विद हुम दे लर्न, सबसे ज्यादा वो किसके साथ रह के पढ़ते हैं, सीखते हैं? वो अपने साथियों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने असातिज़ा के साथ। और इसी के को बेस बना के वाइगॉट्स्की ने भी एक थ्योरी दी है सोशल लर्निंग की। तो सोशल लर्निंग जो है वो तभी मुमकिन है जब हम बच्चे को और जिससे वो सीख रहा है उसको एक माहौल में रखें। उस्ताद का या वालिदैन का काम है कि उसे सीखने में अगली सीढ़ी उसको हम फराहम कर सकें, जिसको वाइगॉट्स्की ने तो स्कैफोल्डिंग कहा है कि हम मदद एक देते हैं बच्चे को आगे बढ़ने की, और इसी से आगे बढ़ते हुए वो सीखता है। इसके बाद ये तो सिर्फ बैकग्राउंड था, है ना? जो हमारा असली मौजू है लर्निंग का, आमोजिश का। अब थोड़ी देर हम उस पर बात करते हैं और हम ये जानते हैं कि लर्निंग जो है वो हमारा जो बर्ताव है, बिहेवियर है, उसमें तब्दीली का नाम है। लेकिन बर्ताव क्या है? जो जाहिर है, जो कुछ हम करते हैं, क्या सिर्फ वही बर्ताव है या इसके अलावा भी कुछ और बर्ताव है? जो कुछ हम जाहिरन करते हैं उसका ताल्लुक हमारे इल्म से है, हमारी समझ से है, हमारी सलाहियतों से है, हमारी महारतों से है और हमारे एटीट्यूड से है। इन सब को मिलाकर ही हम बात करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और इसी में हमें तब्दीली लानी है ताकि हम आगे बढ़ सकें, हमारी नॉलेज बढ़े। वो उस्ताद बहुत अच्छी तरह काम करते हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं। उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंडिंग में तब्दील करने के लिए जरूरी है कि जो इंफॉर्मेशन हम उन्हें दे रहे हैं उसको हम बच्चे के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे मिला सकें। जो बच्चे का एक्सपीरियंस है, अगर उससे मिलाकर हम इंफॉर्मेशन देते हैं बच्चे को, तो वो बहुत जल्दी उसको याद कर लेता है और उसको समझ में आता है कि ये जो चीज है ये हमारे काम की है। लेकिन अगर हम उसे ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो उसके काम की नहीं है, जो उसकी समझ से आगे है, तो वो उसे कभी नहीं सीख पाता है। तो सीखते वक्त, जैसे मैंने कहा, लर्नर के बारे में अगर हम जानेंगे तो स्टेजेस के बारे में हमें ये पता होगा कि बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, कॉन्क्रीट स्टेज में है या फॉर्मल स्टेज में है। अगर वो जो आपका मिडिल क्लास है वहां बच्चे कॉन्क्रीट स्टेज में होते हैं और वहां जो हम उनको नॉलेज दे रहे हैं वो कॉन्क्रीट फॉर्म में होनी चाहिए। जो कुछ हम बता रहे हैं वो उसको देख सके और समझ सके, तभी उसको वो अपने अंदर जज्ब कर सकते हैं उस नॉलेज को, और उसी की बुनियाद पर हमारी जो अगली जो सलाहियतें हैं वो डेवलप होती है। हम ये भी जानते हैं कि जो लर्निंग है वो मोरूसी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि माँ बाप अगर पढ़े लिखे हों और औलाद की तवज्जो ना दें तो औलाद को भी खुद ब खुद पढ़ी लिखी हो जाए, अक्लमंद हो जाए, उसमें वो सलाहियतें खुद ब खुद पैदा हो जाए जो वालिदैन में है या जो उसके खानदान में है। ऐसा नहीं है, बल्कि उसके लिए उसको तरबियत की जरूरत है, उसको वो मौके देने की जरूरत है कि जहां वो उनको देख सके, समझ सके और सीख सके, तभी वो आगे बढ़ेगा। वरना वो खाली ऑब्जर्वेशन से नहीं सीखेगा जब तक कि उसको इस्तेमाल करना जरूरी है। और इसीलिए जरूरी है कि बच्चे का अपने तबई, समाजी और तहजीबी एनवायरनमेंट से उसका ताल्लुक हो। हम बच्चों को तहजीबी जो हमारे फंक्शंस होते हैं उसमें ले जाते हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि मस्जिद में आप कैसे दाखिल हो, इबादत कैसे करें।
दूसरी चीजें किस तरह सीखें, बल्कि जो बच्चा देख रहा है और कर रहा है, अपने वालिदैन को करते हुए देख रहा है, घर वालों को करते हुए देख रहा है, वो उसको माहौल मिल रहा है तो वो उसको सीख लेगा। हम सिर्फ ज़बानी बताएंगे उसको कि ऐसा होता है, हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, तो बच्चा नहीं सीखेगा जब तक कि उसका बराह रास्त ताल्लुक उन चीज़ों से ना हो। हम बड़ों की इज्जत करते हैं, बच्चा भी करेगा। हम अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, अपनी जगह को साफ सुथरा रखते हैं, बच्चा भी रखेगा। तो जो उसका फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो सोशल एनवायरनमेंट है, उसके साथ जो इंटरेक्शन होगा बच्चे का, वो ही सीखेगा। फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये ज़रूरी है क्योंकि जब हम स्कूल में आ जाते हैं तो उस्ताद जो है वो, उसका बर्ताव क्या है, उसकी आदतें क्या हैं, उसकी समझ क्या है, इसका असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। अगर उस्ताद वक्त पे आता है, पाबंदी करता है, तो बच्चे भी रेगुलर रहेंगे। अगर वो ये देखता है कि उस्ताद तो आए ही नहीं वक्त पे, तो वक्त का एहसास बच्चों को नहीं होगा। अगर वो ये देखता है कि उस्ताद जो है वो हर बच्चे से उसका जो राब्ता है वो यकसा नहीं है, तो वो अपनी जिंदगी में भी ऐसा कर सकता है कि हर एक के साथ उसका राब्ता यकसा ना हो। कुछ लोगों को पसंद करे, कुछ लोगों को नापसंद करे, लेकिन ये उस्ताद की जिम्मेदारी है कि उसके सामने जो तालिब इल्म बैठे हैं वो, उनमें इंफरादियत तो है, इंफरादी फर्क सब में है, लेकिन हर शख्स एक यूनिक है, उसकी अपनी शख्सियत है, उसकी अपनी समझ है, उसका अपना मिजाज है। तो उसको हर्ट किए बगैर हम उन्हें एक साथ रहना सिखाते हैं। और ये तभी है जब हम ये देखते हैं कि उस्ताद का ताल्लुक हर एक से बहुत अच्छा है। इसी तरह जो कल्चरल प्रोग्राम हम स्कूलों में करते हैं वो इसीलिए होते हैं कि बच्चे अपनी तहजीब से वाकिफ हो सके कि हमारी तहजीब क्या है। हम नेशनल प्रोग्राम्स करते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, ताकि बच्चों में कौमी जज्बा पैदा हो सके। हम सोशल प्रोग्राम्स करते हैं ताकि बच्चा समाज में रहना सीख सके। एनएसएस का प्रोग्राम होता है जो एक बहुत अहम प्रोग्राम है स्कूल में, और वहां बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आपकी जिम्मेदारी आपके एनवायरनमेंट में रहने वाले दूसरे लोग भी हैं। आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, आप उनकी जिंदगी को आसान कैसे बना सकते हैं, आप उनको किस तरह खुश रख सकते हैं, उनके डेवलपमेंट में आप क्या कर सकते हैं, क्या रोल अदा कर सकते हैं। बच्चे भी करेंगे, जाहिर है, बच्चे आप नहीं करेंगे तो बड़े होकर कैसे करेंगे। तो ये सब सिखाने के लिए ही सारे स्कूलों में ये प्रोग्राम हम रखते हैं। हर प्रोग्राम की अपनी अलग अहमियत है। तो ये प्रोग्राम्स और एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना स्कूल और असातिज़ा की जिम्मेदारी है, अहम जिम्मेदारी है। जो वैल्यूज हम बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं उन्हीं वैल्यूज को हमें प्रैक्टिस भी करना है, तभी बच्चे सीखेंगे। और बच्चे जिंदगी भर सीखते हैं, इंसान जिंदगी भर सीखता है। ये लर्निंग प्रोसेस कहीं रुकता नहीं है, ये हम और आप भी जानते हैं। आज भी हम अपने साथियों से, अपने स्टूडेंट से, अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं, और सीखने में कभी शर्म नहीं होनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने छोटों से कैसे सीखें, छोटे क्या सोचेंगे, क्योंकि आज हमारे बच्चे हमसे बहुत आगे हैं, टेक्नोलॉजी में वो हमसे बहुत आगे हैं, तो उनसे सीखने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ऐसे ही हम बच्चों से सीख भी सकते हैं। बच्चे नए गैजेट्स बहुत आसानी से सीख लेते हैं, हमारे लिए वो सीखना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह हमने सीखा है वो हमारी राह में रुकावट बनता है, और हम उसी तरह सीखने के आदी हैं जिस तरह हम पहले सीखते आए। तो नई चीजें सीखने में हमें थोड़ा वक्त लगता है। तो इसलिए ये परवाह किए बगैर कि साहब हमें कोई शर्मिंदगी होगी बच्चों से सीखने में, ये नहीं सोचना चाहिए।
بلکہ جہاں سے جس سے بھی موقع ملے سیکھنا چاہیے. میں خود آج اپنے اسٹوڈنٹ سے بہت کچھ سیکھتی ہوں، خاص طور پہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں، کیونکہ ٹیکنالوجی اس وقت آئی ہے، اس وقت اس کا استعمال بڑھا ہے جب ہم نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ گزار دیا. اب نئی چیزیں ہیں، نئی چیزیں آ رہی ہیں، تو انہیں سیکھنے کے لیے چھوٹے بچے تو بہت تیزی سے سیکھتے ہیں، تو ہم ان سے سیکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے ان سے سیکھنے میں. اور یہ سیکھنے کا پروسیس تو عالمی ہے، یونیورسل ہے، پوری دنیا میں ہے. ہر وقت ہر جگہ نئی نئی چیزیں سیکھ کر ہی ہم آگے بڑھتے ہیں. اگر نہیں سیکھیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. آگے بڑھنے کے لیے نئی چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے. لرننگ از ہاریزونٹل ایز ویل ایز ورٹیکل. یہ افقی بھی ہے اور خطی بھی ہے. جب ہم نئی چیزیں سیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ لرننگ ہماری افقی ہے، اور جب ہم سیکھی ہوئی چیز کو مختلف جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری خطی ہے. کیونکہ جب تک ہم اپنی سیکھی ہوئی چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے نئی چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. جیسے آپ سب اردو کے ٹیچر ہیں، اردو میں جو آپ پڑھاتے ہیں اس میں پروز بھی ہے، پوئٹری بھی ہے، گرامر بھی ہے، کہانیاں بھی ہیں، ناول بھی ہیں، ڈرامے بھی ہیں، غزلیں بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں. اگر آپ نے کسی ایک شاعر کے بارے میں پڑھایا ہے تو اور اس کی خصوصیات بھی بتائیں، پڑھائے گا، جب پڑھے گا بچہ تو صرف ایک نظم نہیں پڑھے گا، یہ ایک غزل نہیں پڑھے گا. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی مختلف چیزوں کے سامنے رکھیں تاکہ ان کی تحریروں سے بچہ اس شخص کو پہچان سکے، اس شاعر کو پہچان سکے. ان کہانیوں سے پریم چند آج کیوں مشہور ہیں؟ اس لیے کہ ان کی کہانیوں میں ایک ایسی چیز ہے جو ہماری آج کی زندگی سے بھی جڑی ہوئی ہے. تو جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں ضروری نہیں کہ پریم چند کا لکھا ہو، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا انداز پریم چند ہے. تو یہ ہوئی ہماری ہاریزونٹل لرننگ کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کی بنیاد پر ہم دوسری تحریروں کو اور دوسری جو علمی ہمارے پاس خزانے ہیں ان کو ہم پہچان سکیں اور ان کو ہم استعمال کر سکیں. کیونکہ جب تک ہم علم کو استعمال نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اب اقبال کو آپ دیکھ لیجیے، غالب کو آپ دیکھ لیجیے، آپ نے سب نے پڑھا، سب پڑھاتے یہی پڑھاتے ہیں آپ لوگ. اقبال نے بچوں کے لیے بھی لکھا ہے اور ان ذہنوں کے لیے بھی لکھا ہے جو پیچیدہ مسائل کو سمجھ سکیں، ان کے لیے بھی لکھا ہے. تو اگر ہم شروعات سے دیکھیں تو ان کا منفرد انداز ہے. اسی طرح ہر شاعر کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ہر لکھنے والے کا، ہر مصنف کا انداز ہوتا ہے. تو نہ صرف یہ کہ ہم کسی ایک چیز پر اپنے آپ کو محدود رکھیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کو مختلف مثالوں کے ذریعے ان کی خصوصیات سے واقف کریں اور یہ کوشش کریں. میں نے اکثر کہانیوں میں پڑھا ہے، کہانی کی کتابوں میں بھی اکثر دیکھا ہے کہ کہانی لکھی ہوئی ہے، کہانی بچے نے پڑھ لی اور آخر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملا، اب وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ نے خود ہی لکھ دیا کہ اس سے کیا سبق ملتا ہے تو بچہ کیسے سبق نکالے گا؟ یہ کام تو بچوں کو چھوڑ دینا چاہیے. بھئی یہ آپ نے پڑھا، اس سے آپ کیا سمجھے، کیا آپ نے سیکھا، کیا ایسی خاص بات تھی. اور یہ سوالات آپ کرتے ہیں کلاس میں سبق پڑھنے کے بعد، لیکن اس کا جواب بجائے اس کے کہ آپ کتاب میں ڈھونڈیں یا خود دیں، بچوں کو اپنے ذہن سے تلاش کریں، تبھی یہ لرننگ جو ہے وہ ہارزونٹل اور ورٹیکل دونوں طرح کی ہو سکتی ہے. اور جب ہم اسکول کی بات کرتے ہیں، اسکول میں پڑھائی جانے والی چیزوں کی بات کرتے ہیں، تب ہم یہ کہتے ہیں کہ کانشیس ایفرٹ ہے.
शौरी प्रोसेस है कि स्कूल में हम आते ही सीखने के लिए हैं और असातिज़ा सिखाने के लिए। ये दोनों काम बखूबी अंजाम देंगे अगर अपने अपने तौर पर हम इसको बेहतर तरीके से अदा कर सकें। हम बच्चों को माहौल दें कि जिसमें वो सीख सकें। हम अपने आप को ऐसे तैयार रखें कि उस लेवल तक ले आएं कि जहां बच्चा सीख सकता है। हमारा इल्म बच्चों के इल्म से ज्यादा है असातिज़ा का, उसको बच्चे तक कितना पहुंचाना है ये फैसला तो हमें खुद करना है बच्चों के साथ देखिए। तो ये सिलेक्शन जो है ये कॉन्शियस प्रोसेस है कि हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, कितना सिखाना चाहते हैं, तभी हम बच्चों को बेहतर तरीके पर सिखा पाएंगे। क्या आप लोग मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? यस मैम। अच्छा, यस मैम। कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? ऑल ओके मैम। क्या आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं इसी स्टेज पर? मैम आवाज कभी कभी आपकी जो है बिल्कुल भी नहीं सुनाई देती है। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम? मैम आवाज आ रही है लेकिन बहुत स्लो सी है, इसलिए ठीक है। अच्छा, आवाज सही नहीं आ रही है। नहीं मैं वो नेटवर्क पार्टिसिपेंट अपने तरफ से आप आवाज को थोड़ा बढ़ा लीजिए, आवाज क्लियर है। जिनको कम सुनाई दे रही है शायद उनकी शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। यस सर आवाज साफ आ रही है। जी हाँ जी, आवाज साफ है और हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो वहाँ पर। मैम की आवाज सही है। एक्सक्यूज मी मैडम, एक जी। सवाल जहन में है। जी बताइए। आपने बच्चों के नशोनुमा के लिए जी सीखने पर ज्यादा जोर दिया है जी और उसमें माहौल और स्कूल और उसके आसपास की जो चीजें हैं जी उस पर आपने ये कहा है, तो थोड़ा सा इस पे और तफसील थोड़ा सा और जिक्र कर दें कि कैसे बच्चों को हम और अच्छा सिखाएं। अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और कोई सवाल इसी से रिलेटेड? ठीक है, तो मैं आपका जो ये मेरा था इंटरेक्शन ऑफ चाइल्ड विद इट्स फिजिकल सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, है ना? हाँ, यानी कि जो उसका तबई माहौल है, माशरती माहौल है और तहजीबी माहौल है, उसके साथ जब बच्चा इंटरेक्ट करता है तो लर्निंग होती है। जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट में हम ये देखते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या चीजें आती हैं? बच्चे जहां रहता है वो मकाम, वहां का आसपास का इलाका की सफाई, हाइजीन, वहां उन चीजों की मौजूदगी कि जो बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट में मदद कर सके। फिजिकल डेवलपमेंट में मदद करने के लिए ग़िज़ा के अलावा हवा और पानी, साफ हवा और साफ पानी, ये बहुत जरूरी है। ये चीजें हम घर में देखते हैं, घर में हैं, लेकिन बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं कि जो उन इलाकों में रहते हैं जहां सफाई नहीं है, रोशनी पूरी नहीं है, साफ पानी नहीं है और मुतवाज़िन ग़िज़ा उनको फराहम नहीं हो पाती। तो बच्चा जो कुछ सीख रहा है, यहाँ पे हम सीखने की बात करते हैं, तो अगर पेरेंट्स सफाई की अहमियत को समझते हैं तो वो जहां भी रह रहे हैं वो उसको, उस जगह को साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। जो आपकी चीजें हैं उनको आप सलीके से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो छोटी सी जगह भी बड़ी जगह का तस्वुर दे सकती है। अगर आप चीजों को फैला के रखेंगे तो बड़ी जगह भी छोटी जगह लगने लगती है। इसी तरह अगर पानी की कमी है तो पानी का इस्तेमाल
कैसे हम करें कि हमारी तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाएं और पानी ज़ाया ना हो। ये हम चीज़ें घर से सीखते हैं। गैर ज़रूरी चीज़ों को और गैर ज़रूरी आदतों को या गैर ज़रूरी कामों से परहेज करना, पानी को वेस्ट नहीं करना है, ग़िज़ा को वेस्ट नहीं करना है। हवादार घर होना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन बहुत से घर ऐसे हैं, और आजकल जो आपका कंक्रीट जंगल बन रहा है शहरों में भी, बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे हवा और रोशनी का गुजर नहीं है। वहां पर ऐसी जगहों पर बच्चों को कुछ देर के लिए जाने का मौका मिले कि जो उनको हवा और रोशनी फराहम कर सके। ये तो हुई घर की बात। अब बच्चा दिन में 5-6 घंटे स्कूल में गुजारता है, तो जो चीजें उसे घर पे फराहम नहीं है, उन चीजों को हम उन्हें स्कूल में दे सकते हैं। वहां बच्चों को हम अक्सर देखते हैं, आपके स्कूलों में भी ये होता होगा कि बच्चे पानी पीने के लिए गए और नल खुला छोड़ दिया। अब नल खुला छोड़ दिया तो जो बच्चा पानी की अहमियत को जानता है, जिसने अपने घर में ये देखा है कि पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, या जिसे उस्ताद ने ये बताया है कि पानी पीने के बाद नल को आप बंद कर दीजिए ताकि पानी ज़ाया ना हो, तो वो ये चीज सीख लेगा और ये चीज उसकी जिंदगी में आगे भी काम आएगी। तो ये उसका इंटरेक्शन है फिजिकल एनवायरनमेंट से, कि जो कुछ वो देखता है अपनी जमात में। हम देखते हैं खासतौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स में हमने देखा है कि बच्चे क्लास में बहुत कूड़ा करते हैं, गंदा रखते हैं क्लास में, लेकिन अगर उस्ताद सफाई की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए बच्चों को ये हिदायत करे कि वो कागज या कोई और किसी और किस्म का कूड़ा क्लास में ना फेंके, और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप एक छोटा सा कंटेनर बच्चों से मंगा लीजिए, खुद ला के रख दीजिए क्लास में कि भैया जो तुम्हारी फालतू की चीजें हैं वो इसमें डाल दो, कमरे को साफ सुथरा रखो। सफाई बहुत अहम है, आसपास की सफाई। हम अक्सर ये देखते हैं अपने, हम लोगों को सबसे ज्यादा इस वक्त शिकायत ये है, खासतौर पर दिल्ली में मैं कह सकती हूँ, कि घर तो साफ है लेकिन घर के बाहर सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, सड़कों पे कूड़े हैं। ये कूड़ा कौन डाल रहा है? इसका मतलब है हमने सफाई करना उन्हें सिखाया ही नहीं है, क्योंकि हम खुद नहीं करते इसलिए बच्चे भी नहीं करते, और बेहिस हैं इस कदर कि उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि हम गंदगी में रह रहे हैं। मैं जिस इलाके में रहती हूँ, मैं तो ये सोचती हूँ कि यहाँ के रहने वाले जो दुकानदार हैं, जो जिनके घर हैं, वो कैसे इस गंदगी को बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई असर नहीं होता। तो उसका वो उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं इस एनवायरनमेंट से कि साफ कैसे रखा जाए। वो जैसे गंदे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो गंदे एनवायरनमेंट वही आदतें बन जाती हैं। इसी तरह जो सोशल एनवायरनमेंट है, अगर हम ये देखते हैं कि सोशल एनवायरनमेंट यूनिट जो है सोसाइटी की, वो उसकी फैमिली है। अगर हम फैमिली से देखते हैं कि घर में जो हमारे माँ बाप हैं, हमारे बहन भाई हैं, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या हमारे माँ बाप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। अगर वो करते हैं तो बच्चे यकीनन अपने माँ बाप की जरूरतों का ख्याल रखेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि वालिदैन अपने वालिदैन का या अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे हमारा ख्याल नहीं करेंगे, हमारी इज्जत नहीं करेंगे। तो ये एक सोशल एनवायरनमेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कूल में भी और घर पे भी। सीखता बच्चा घर में है, क्योंकि शुरुआती दिन जो है जो सीखने के, उसके घर से ही शुरू होते हैं और वहीं से उसका इंटरेक्शन शुरू होता है। लर्निंग का प्रोसेस तो पहले दिन से शुरू हो जाता है, पैदाइश के बाद से। तो शुरू के 5 साल जब वो स्कूल नहीं आया है तो बहुत सी चीजें वो सीख के आया है, और वो जो सीख के आया है उसको उस्ताद ये चेक करे कि क्या ये आगे के सीखने में उसकी मदद करेगा, या इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें डिस्करेज करना पड़ेगा, जिसको हम समझते हैं कि ये आदतें बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो यहाँ उस्ताद का रोल शुरू हो जाता है कि वो ऐसा हेल्दी एटमॉस्फेयर दें बच्चों को कि जहाँ बच्चे आपस में मिलजुल के रहना सीखें और एक दूसरे की इज्जत करना सीखें,
اور ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں, ان کی مدد کرنا سیکھیں. اگر انہوں نے گھر میں نہیں دیکھا ہے تو وہ اسکول میں دیکھیں. چھوٹے بچے یا بڑے بچے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ کوئی کام کر رہا ہے, اگر کوئی بچہ کمزور ہے تو آپ بحیثیت ٹیچر بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس بیٹھا ہوا بچے کو کوئی پریشانی ہے, کچھ سیکھنے میں کوئی سوال نہیں آ رہا ہے اس کو, یا لکھنے میں کوئی پریشانی ہے, تو تم اس کی مدد کر دو. اور مدد کرنے پر اکسانا, مدد کرنا, یہ ایک طرح سے آپ ماحول دے رہے ہیں بچے کو کہ جہاں اس کا سوشل انٹریکشن بڑھے گا اور سوشل ڈیولپمنٹ اس کا ہوتا ہے. تو یہ تو جنرل سوشل اس کی بات ہوئی. جہاں کلچرل کی بات ہے, کلچر کا تعلق زیادہ تر اپنے آپ کی فیملی کلچر سے ہوتا ہے, جس میں آپ کی جو ثقافت ہے اس میں مذہب کا بھی ایک بہت اہم رول ہے. وہ چیزیں جو ہم بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہمیں بچوں کو ان مقامات پر لے جانا پڑے گا, وہاں بتانا پڑے گا کہ آپ کس طرح اپنے کلچر کو سنبھال سکتے ہیں, اسے آگے بڑھا سکتے ہیں. اور ہیومن بینگ جو ہے, جو انسان ہے, انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. یہ ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں اپنے گھر سے بھی اور اسکول سے بھی. گھر میں کلچرل ماحول ایک ہی طرح کا ہوگا, لیکن جب بچہ اسکول آتا ہے تو کلچر, ڈفرینٹ کلچر سے بچے آتے ہیں. وہاں بچے ایک دوسرے کے کلچر کی ریسپیکٹ کرنا سیکھیں اور ایک دوسرے کو مدد کرنا سیکھیں, خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. یہ اچھی باتیں, ہر مطلب اچھی باتیں, ہر کلچر میں اچھی باتیں ہیں, تو سیکھیں اور کسی کو کرٹیسائز نہ کریں. یہ بھی سکھانا ہوگا. کسی دوسرے کلچر کو آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا ہے, کرٹیسائز نہیں کرنا ہے. کوئی بندہ کیسے کھانا کھاتا ہے, ساؤتھ کے لوگ کیسے کھانا کھاتے ہیں, پنجابی کیسے کھانا کھاتے ہیں, یو پی کے لوگ کس طرح کپڑے پہنتے ہیں, یہ سب چیزیں ان کے کلچر کا پارٹ ہیں. تو ہمیں بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ ہر کلچر کی ریسپیکٹ کرنا ہوگی, تبھی ہم ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں, جو ہمارا ایجوکیشن کا ایم ہے. کچھ وضاحت ہوئی صاحب, جو آپ نے سوال کیا تھا, کچھ جواب ملا آپ کو؟ جی میڈم, جی شکریہ شکریہ میڈم. ہاں, کچھ ہوئی وضاحت آپ کو سمجھ؟ جی جی میڈم, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. چلیے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, لرننگ کے بعد, لرننگ کے بارے میں جب ہم جان لیتے ہیں کہ لرننگ کیا ہے, تو پھر ہمارا سوال آتا ہے کہ اب ہمارا رول کیا ہے, ٹیچنگ کیا ہے. ٹیچنگ ہم کسے کہتے ہیں؟ کیا ٹیچنگ صرف انفارمیشن دینے کا نام ہے, کتاب پڑھا دینے کا نام ہے, کورس پورا کرانے کا نام ہے, ہوم ورک کرانے کا نام ہے, امتحان لینے کا نام ہے؟ کیا جو بھی ساری چیزیں ہیں ہماری ٹیچنگ سے ریلیٹڈ, کیا وہ وہی ایک کام ہے ٹیچنگ, یا کچھ اور چیز ہے؟ تو آج کے زمانے میں ٹیچنگ جو ہے وہ صرف انفارمیشن دینا نہیں ہے. ٹیچنگ کا مطلب ہے کہ ایک ایسا عمل ہم کریں یا جماعت میں رکھیں جو ہر بچے کو سیکھنے میں مدد کرے. وہ اسے یہ بتائے کہ وہ کیسے سیکھ سکتا ہے. جو پہلا پوائنٹ ہے میرا, پروسیس آف ہیلپنگ دا لرنر ٹو لرن, یہ ٹیچنگ ہے. اور ہر بچہ مختلف ہے, لیکن جب ایک ہی جماعت کی ہم بات کرتے ہیں تو ذہنی طور پر, معاشی طور پر بچے ایک ہی انوائرمنٹ کے ہوتے ہیں. تقریباً ان کی ذہنی سطح تقریباً ایک سی ہوتی ہے. وہ جس طرح سیکھتے ہیں وہ اس میں بھی کافی یکسانیت پائی جاتی ہے. اس کے باوجود ہر بچہ الگ طریقے سے سیکھتا ہے. کچھ بچے خالی سن کے سیکھ لیتے ہیں, جو زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے. کچھ بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں کہ جب تک چیزیں ان کے سامنے نہ آئیں وہ اس کو ویژولائز نہیں کر سکتے. جیسے اگر ہم کوئی نظم پڑھا رہے ہیں یا مضمون پڑھا رہے ہیں
تو بغیر مضمون پڑھائے ہم اس کی خوبیاں بیان کر دیں، مصنف کی خوبیاں بیان کر دیں، شاعر کی خوبیاں بیان کر دیں، نہیں سمجھے گا بچہ جب تک کہ وہ اس کی تحریر کو نہ دیکھے، اس کو نہ پڑھ لے اور اس میں سے خود ہی نتیجہ اخذ کرے کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں، یہاں وہ خود سیکھے گا۔ اور ضروری نہیں کہ ہر بچے ایک ہی صحیح سیکھے، کسی بچے کو کوئی پوائنٹ اچھا لگتا ہے، کوئی طریقہ اچھا لگتا ہے، کسی کو کچھ دوسرا، کسی کو ایک شاعر پسند ہے، کسی کو دوسرا، کوئی ایک مصنف کو اچھا، کسی کو ایک مصنف اچھا لگتا ہے تو کسی کو دوسرا، ہر بچہ الگ ہے۔ تو ہمیں کسی پر بھی یہ فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ یہی بیسٹ ہے، بلکہ مختلف چیزیں بچوں کے سامنے رکھیں تاکہ اس میں سے وہ ان کی خصوصیات نکال سکیں، ان کی خصوصیات سمجھ سکیں۔ ایک ہی مصنف کے کئی افسانے پڑھائیں، ایک ہی شاعر کی کئی نظمیں اور غزلیں پڑھائیں تاکہ وہ اس میں اس کی پہچان کو سمجھ سکے، پہچان بنا سکے۔ تو ایک تو یہ عمل ہے کہ ہم اس کو سیکھنے میں کیسے وہ سیکھے اس میں مدد کرتے ہیں۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے کریٹنگ این انوائرمنٹ فار لرننگ، کہ لرننگ کے لیے ہم ایک انوائرمنٹ بنائیں، اور یہ انوائرمنٹ کیسے بنے گا؟ یہ انوائرمنٹ بچہ کب سیکھتا ہے یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جو بچہ پہلے سے جانتا ہے کچھ، پہلے سے کچھ جانتا ہے اور اس کو مزید ہم انفارمیشن دیں اسی چیز کے بارے میں تو وہ اس کو بہتر طریقے سے اس میں انٹرسٹ لے گا سیکھنے میں۔ جیسے ہم نے کوئی کہانی کسی خاص رائٹر کی کوئی کہانی بچوں کو پڑھائی اور ہم کلاس میں اناؤنس کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے فلانے مصنف کی فلانے رائٹر کی آپ نے یہ کہانی سنی تھی، اس میں کیا خاص بات نظر آئی، آئیے ہم اس کی دوسری کہانی بھی دیکھتے ہیں، اس میں کیا، اس کے اوپر تھوڑا سا تذکرہ کیا، بات چیت کی، تو بچہ اب ذہنی طور پر تیار ہو گیا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے، کیا سیکھنا ہے، کس کے بارے میں سیکھنا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک لرننگ نہیں ہوگی، اور لرننگ نہیں ہوگی تو آپ کی محنت بیکار جائے گی۔ تو پہلے تو آپ ایک ماحول بنائیں گے جس میں بچہ پڑھ سکے۔ ہم چھوٹی کلاس کی ایک مثال لے لیتے ہوں، جیسے ہم بچوں کو الفابیٹ سکھاتے ہیں، اور اگر جیسے ہم کہیں گے الف سے انار اور بے سے بکری، بجائے یہ پڑھانے کے ہم بچوں کے نام پوچھیں اور یہ کہیں کہ ا سے کی آواز نکالنے والے الفاظ سے کتنے بچوں کے نام ہیں؟ انور ہے، اصغر ہے، پھر کھینچنے والی آواز عالم ہے، آ سے ہی تو شروع ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ساؤنڈ جو ہے، کیونکہ اب تو فونیٹکس پہ ہمارا زور تو فونیٹکس پہ ہوتا ہے، اور پرانا طریقہ ہے الف سے انار اور بے سے بطخ والا، الف اور بے نہیں سکھاتے ہیں اب ہم آ اور با سکھاتے ہیں۔ تو آ سے شروع ہونے والے الفاظ کیا ہیں، با سے شروع ہونے والے الفاظ کیا ہیں۔ اب جب بچے کا اپنا نام یا اپنی چیزوں کے نام جڑ جائیں گے اس چیز سے جو وہ سیکھنے جا رہے ہیں تو بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ اپنے آپ ہو جائے گا، اور اس طرح یہ ایک انوائرمنٹ تیار ہو جائے گا۔ یا اگر آپ کوئی نظم پڑھا رہے ہیں، اس نظم کا پس منظر کیا ہے، اس پس منظر سے ریلیٹڈ بچوں کے ایکسپیرینسز کیا ہیں، اس کو آپ تھوڑا سا ذکر کر دیں، جو ہمارے میتھڈس میں آئے گا، تفصیل سے آئے گا کہ پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے اور دوسرا اسٹیپ کیا۔ یہ اسٹیپس جو ہیں یہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں لرننگ کے لیے۔ اس میں ہم ٹیچنگ میں ہم بچوں کو صرف بتاتے نہیں ہیں کہ یہ ہے، بلکہ اس میں ہم شیئر کرتے ہیں، جو کچھ بچے جانتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں،
آپ نے کیا کیا دیکھا, آپ نے کیا کیا پڑھا, آپ کو کیا اچھا لگا. تو جو بچوں کی فیلنگس ہیں, بچوں کی جو ایکسپیرینسز ہیں, ان کو شیئر کرتے ہیں. پھر ہم بچوں کو نئی چیزیں بتاتے ہیں کہ اچھا ایسا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے. جو اقبال کی نظم ہے, رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی, یعنی کون سی کلاس میں ہے لیکن نظم ہے, اس میں بہت خوبصورتی سے بچوں کے ایکسپیرینسز کو لے کے ان کا مورل ڈیولپمنٹ کی کوشش کی گئی ہے. یا کسی چراگاہ میں ایک بکری چلتے چلتے کہیں سے آ نکلی, تو اس میں بھی آپ تہذیب سکھا رہے ہیں. پاس ہی گائے کو کھڑا پایا, پہلے جھک کر اسے سلام کیا, پھر سلیقے سے ان کا نام کیا. یعنی کہ چھوٹا اگر بڑے کے سامنے آتا ہے تو پہلے اسے سلام کرتا ہے. یہ ہم بچے کو بتا رہے ہیں اس بنیاد پر جو وہ جانتا ہے پہلے. جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہیلو, آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر ہم ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں مل کر ایک ٹیچنگ کے پروسیس کو بناتی ہیں کہ ہم شیئر بھی کر رہے ہیں, ہم بتا بھی رہے ہیں, اور ہم ڈیمانسٹریٹ بھی کر رہے ہیں. ڈیمانسٹریشن خالی سائنس میں ہی نہیں ہوتا ہے, ڈیمانسٹریشن ہر جگہ ہوتا ہے, ہر سبجیکٹ میں ہے, اردو میں بھی ہے. اب جو مختلف تحریریں آپ دکھاتے ہیں تو ڈیمانسٹریشن ہی ہے. جب آپ گرامر پڑھاتے ہیں اور مختلف مثالیں دیتے ہیں وہ ڈیمانسٹریشن ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے ہی ٹیچنگ بنتی ہے. اور اس میں جو پرانی نالج ہے, اولڈ نالج بیکمس دا بیسس فار نیو نالج. یہ بات پیاجے نے کہی تھی. اگر آپ کو پیاجے یاد ہو, پیاجے کی تھیوری آپ نے پڑھی ہو, لرننگ سے ریلیٹڈ, تعلق تو اس کا لرننگ سے ہے, لیکن استعمال ہم اسے ٹیچنگ میں کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے, پروسیسز کیا ہیں لرننگ کے؟ وہ ہے ایسیمیلیشن, اکوموڈیشن اور آرگنائزیشن. یہ تین مین پروسیس ہیں کہ جہاں جو کچھ بچہ پہلے جانتا ہے اس میں نئی انفارمیشن جو آپ دے رہے ہیں وہ اس میں جذب ہو جائے. اسی لیے اس کا نام انجذاب ہے, جذب ہونے والے. اور اگر اس کے لیے میں کروٹ سی ایگزامپل دوں, بالکل کروٹ سی ایگزامپل, تو وہ بلڈنگ کا کنسٹرکشن ہے. آپ دیکھیے, اگر آپ کے پاس کوئی دیوار بنی ہوئی ہے یا فرش کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں, معمار کو بلاتے ہیں, تو وہ بجائے اس کے کہ دیوار پہ مسالہ لگا کے دوسری اینٹ رکھ دے, وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے ادھیڑتا ہے, چاہے وہ دیوار ہو یا فرش ہو, اور پھر اس کے اوپر سے کنسٹرکشن کامل شروع کرتا ہے. تو یہ جو اسیمیلیشن ہے یہ ادھیڑنے کا کام کر رہا ہے. جو کچھ دماغ میں ہے اس چیز سے متعلق جو آپ پڑھانے جا رہے ہیں, اس کو پہلے دماغ کو تھوڑا سا کریدیے, ادھیڑیے, اس انفارمیشن کو سطح پر لائیے جس کی ضرورت آپ کو ہے, جس کو بنیاد بنا کر آپ نئی انفارمیشن بچوں کو دیں گے. تو یہ جب وہ ادھڑ جائے گی, وہ انفارمیشن اوپر آ جائے گی, اس میں آپ نئی انفارمیشن کو گوندھ دیجیے. جیسے ہم آٹا گوندتے, آٹے میں پانی ملا دیا آپ نے, آٹا گوند لیا, لیکن کیا آٹا صحیح گوند کیا؟ زیادہ ہوا پانی تو پانی نکل جاتا ہے. وہ دوسرا پروسیس ہے اکوموڈیشن کا. کتنی انفارمیشن وہ جذب کر سکتا ہے, یہ بچے کی اپنی صلاحیت پر منحصر ہے کہ کتنی انفارمیشن آپ اس سے دیں, کتنی انفارمیشن اس کے پاس پہلے سے ہے,
اور کتنی انفارمیشن آپ کو نئی دے سکے ہیں جو اس کی سمجھ کا حصہ بن جائے, جو اسی لرننگ کا حصہ بن جائے, اکوموڈیٹ ہو جائے. تو پہلے تو اسیمولیٹ کو ہم لایا, پھر اس نے اپنی جگہ بنا لی, اکوموڈیٹ کر لیا اپنے آپ کو. لیکن اکوموڈیشن میں ساری انفارمیشن اکوموڈیٹ نہیں ہوگی, کچھ نکل آئے گی. جتنا آپ نے پڑھایا بچوں کو سب تو یاد رہتا نہیں, چند چیزیں یاد رہتی ہیں جو امپورٹنٹ آپ کے خیال سے ہوتی ہیں یا جو بچے کے خیال سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ یاد رہتی ہیں, باقی ساری چیزیں انسان بھول جاتا ہے. اور ویسے بھی آپ اپنی عام زندگی میں بھی دیکھیے, ہم دن رات آبزرویشن کرتے رہتے ہیں, مشاہدہ کرتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, ہماری آنکھوں کا کام ہی ہے دیکھنا. لیکن ہمیں یاد کون سی چیزیں رہتی ہیں؟ وہ چیزیں یاد رہتی ہیں جن کا کہیں نہ کہیں تعلق ہماری اس انفارمیشن سے ہے, اس یادداشت ہے جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے. کسی نئے شخص کو دیکھیں گے ہم تو نہیں پہچانیں گے, لیکن اگر ہمیں کوئی شخص نظر آ جائے اور ہمیں کہتے ہیں یہ فلانے سے ملتا جلتا ہے, تو اس کا مطلب ہے فلانے کی شخصیت, فلانے کا نقشہ ہے وہ ہمارے ذہن میں محفوظ ہے اور ہم نے اس کو ملا کے اور اس کو پہچانا ہے. اس طرح جو دن بھر میں ہم دیکھتے ہیں وہ سب تو یاد نہیں رہتا, ہم بھول جاتے ہیں. چند چیزیں یاد رہ جاتی ہیں جو ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اہم ہے, اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پورا پورا دن گزر جاتا ہے, ہمیں کوئی چیز یاد نہیں رہتی. ضروری نہیں کہ ہر وقت آدمی سیکھے, ہر وقت بچہ سیکھے. تو جو اکوموڈیٹ ہو جاتا ہے, جب اکوموڈیٹ ہو گیا تو جو پرانی نالج تھی وہ پڑھ کر اب نئی نالج کی شکل اختیار کرنے کی ری آرگنائز ہو جاتی ہے نالج ہماری. جیسے کسی ایک شاعر کو ہم نے پڑھا, ایک طرح کی نسل پڑھی بچپن میں, بڑی کلاس میں اور زیادہ پڑھی, مشکل پڑھی, اس سے زیادہ اور مشکل پڑھی. تو یہ کیونکہ ایک ہی شاعر کی پڑھ رہی ہیں تو اس کا ہم اب اس کے بعد شخصیت جو جب پہلی دفعہ ہم نے پڑھی تھی تو ایک تصور ہمارے ذہن میں آیا تھا کہ یہ شاعر ایسا ہے یا یہ مصنف ایسا ہے یا گرامر یہی استعمال ہوتی ہے. لیکن جب ہم آگے بڑھیں گے, دوسری مثالیں لیں گے, تو وہ شخصیت تھوڑی سی بدلتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی. اور جب ہم اس کی مختلف تحریروں کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کی ایک نئی شکل ہمارے سامنے ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو یہ پروسیس ایک دن میں نہیں ہوتا ہے. جو کسی شخصیت کا تصور ہمارے ذہن میں بنتا ہے یا کسی تحریر کے بارے میں ہماری رائے قائم ہوتی ہے, وہ ایک یا دو تحریریں پڑھ کر نہیں ہوتی ہیں, بلکہ اس کے لیے ہمیں مزید مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے. اور تب جا کے ہمارے ذہن میں اس کا ایک شکل ابھر کے آتی ہے کہ یہ اس کا انداز ہے, اس شاعر کا یہ انداز ہے, اس مصنف کا یہ انداز ہے. یہ اس وقت آتا ہے جب وہ مختلف قسم کی تحریریں پڑھ چکا ہوتا ہے. تو اس طرح آپ اگر ریفر کریں گے پیاجے کی تھیوری کو, تب آپ اس کو بہتر طریقے پر سمجھ پائیں گے. پڑھانے میں جب ہم پڑھانے کے, یہ تو سمجھ کی بات تھی کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھنا ہے اور یہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں, اسی کو استعمال کرتے ہیں کہ کیا ہم بچوں کو دیں. لیکن جب ہم کلاس میں جاتے ہیں تو ہم ایک طرح کا پلان بنا کے جاتے ہیں, اور پلان میں جو میں نے اس میں سب سے نیچے بات لکھی ہے 3 phases آف پلاننگ, اس کو میں پہلے لیتی ہوں کہ ہمارے پاس 3 phases ہوتے ہیں پلاننگ کے. ایک ہوتا ہے پری ایکٹیو, دوسرا ہوتا ہے انٹر ایکٹیو, اور تیسرا ہوتا ہے پوسٹ ایکٹیو. پری ایکٹیو میں ہم جو ہمیں کلاس میں کرنا ہے اس کی تیاری, یعنی کہ لیسن پلان بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. اس میں سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں پڑھانا چاہتے ہیں. ہم مقصد طے کرتے ہیں پڑھانے کا کہ ہم اس لیے پڑھانا چاہتے ہیں کہ بچوں کی نالج میں اضافہ ہو, ٹھیک ہے. لیکن نالج میں اضافے کا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ بچے کی نالج میں اضافہ ہوا؟ اس کے لیے ہم بیہیویئرل آبجیکٹیوز کا استعمال کرتے ہیں. آپ نے کیے ہوں گے. بیہیویئرل آبجیکٹیوز میں ہم ایکشن ورڈ کا استعمال کرتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ وہ یہ چیزیں بتا سکے گا, یہ چیزیں لکھ سکے گا, یہ کام کر سکے گا. یعنی کہ ایکشن آنا چاہیے اس میں, جو ہمیں نظر آئے کہ بچہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا, وہ ہم طے کرتے ہیں.
उसके साथ हम ये तय करते हैं कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है। उसको जो हमने मवाद सेलेक्ट किया है उसको पढ़ाने के लिए बच्चों के पास पहले कौन सा ये होना चाहिए। कोई अगर हम नई चीज शुरू कराने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही नई है बच्चे के लिए, बल्कि उससे मुताल्लिक कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन बच्चे के पास है, कुछ ना कुछ नॉलेज बच्चे के पास है। तो वो कौन सी नॉलेज है जो बच्चे के पास है, ये हम अपने तजर्बे से इसको तय कर सकते हैं कि हम ये चीज पढ़ाने जा रहे हैं। नज़्म पढ़ाने जाते हैं, बच्चों ने नज़में पढ़ी हैं, इनकी नज़में पढ़ी हैं, ये पढ़ी हैं, उसकी, तो ये हमारे बच्चा पहले से ये जानता है। तो अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कौन से इमदादी सामान की जरूरत पड़ेगी, क्या हमें किसी नक्शे की जरूरत पड़ेगी, क्या कोई हमें चार्ट बनाना पड़ेगा, क्या हमें कोई मॉडल बनाना पड़ेगा जिसके जरिए हम समझा सकें, रिलेशनशिप बता सकें, चीज़ों के आपस में खुसूसियात बता सकें। किसी शायर की सवाने हयात बताने जा रहे हैं तो उसके बारे में हम लिख सके, पहले से चार्ट बना के ले जाए, भाई साहब थे इस जमाने में थे, इनकी ये खुसूसियात है, चार्ट बनाना पड़ेगा। तो हमें तैयारी क्या करनी है, ये प्री एक्टिव फेज है। और जब हम उसको पूरी तैयारी के साथ जाएंगे क्लास में तो फिर हमारी इंटरएक्टिव स्टेज शुरू होती है कि जहाँ बच्चों के साथ वो चीज़ें शेयर करते हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं। और आखिर में हम पोस्ट एक्टिव में हम ये देखते हैं कि जो कुछ हमने शेयर किया है, जो कुछ हमने उन्हें बताया है, क्या वो बच्चों ने समझ लिया, सीख लिया, कहाँ कमी रह गई, क्या हमारी तैयारी में कमी रह गई, या हमारे पढ़ाने में कमी रह गई, या हमारे अंदाजों में गलत रह गई। क्योंकि कमी बच्चों में नहीं है, ये तो हमने तय कर लिया था कि बच्चे क्या सीख सकते हैं। तो क्या जो हमने अंदाजा किया था वो हमारा अंदाजा गलत था, या हमने जो उसके लिए मकासद तय किए थे क्या वो ज्यादा थे, बच्चों के मेयार से बुलंद थे। तो ये हम अपनी ही जो हमारा अमल है, या बच्चे अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है, क्या हमारे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे, क्या हमने उनकी प्रीवियस नॉलेज से मुताल्लिक सबक को नहीं पढ़ाया। तो ये सब चीजें हमें पोस्ट एक्टिव स्टेज में मालूम करनी होती है, और यही स्टेप्स हम हर्बेशियन मेथड में इस्तेमाल करते हैं। पुराना मेथड आपने लेसन प्लान जो बनाए होंगे, जब आपने बीएड किया होगा तो ज्यादातर लोगों ने हर्बेशियन मेथड में इस्तेमाल किया होगा, जिसमें आप मकासद तय करते हैं, आप कंटेंट लिखते हैं, आप प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, उस आपका मालूमात क्या थी, इमदादी सामान क्या था, कौन सा तरीका तदरीस इस्तेमाल करेंगे, किस तरह पढ़ाएंगे, बच्चों से कौन कौन से सवालात करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, फिर सबक का खुलासा कैसे करेंगे, और फिर जब हमारा सबक खत्म हो जाएगा तो क्या सवालात करेंगे, क्या सवालात हमारे उसी कंटेंट पर होंगे जो हमने पढ़ाया है, या उस कंटेंट हम वो सवालात भी रख सकते हैं जिनका ताल्लुक बच्चों की अपनी जिंदगी से, अपने तजुर्बे से है। अगर ये है, अगर आप ऐसे सवालात रखते हैं जिनका ताल्लुक उनकी अपनी जिंदगी से, अपने तजुर्बात से है, तो आप ऑब्जेक्टिव्स में जो एबिलिटीज टू अप्लाई द नॉलेज, एप्लीकेशन का जो मकसद आपने रखा है वो पूरा हो जाता है। अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकता है बच्चा, जिंदगी से कि जो आपने आपके उसके मुशाहिदात हैं उनसे रिलेट कर सकता है, उसको उनसे जोड़ के वो देख सकता है। तो ये मेथड जो है वो इस तरह हम मेथड्स को फॉलो करते हैं। और अब जो नए मेथड्स आए हैं उनमें 5E मॉडल है, जिसमें हम बच्चों को पहले एंगेज करते हैं, और एंगेज करने का मतलब ये है वो है वही चीजें जो हमारे पास पहले थी, कि हम बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उस पर डिस्कशन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि बच्चा क्या जानता है क्या नहीं जानता,
उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि जो बच्चे को हमें देना है, उसकी वजाहत करते हैं और फिर उसको इवेल्युएट करते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। क्या कोई सवाल है? यहाँ पे आप कोई सवाल कर रहे हैं क्या? नहीं? चलिए, और यही 5 स्टेप्स जो हैं वो वही है, नाम सिर्फ बदले हुए हैं कि प्रीवियस नॉलेज है, प्रेजेंट है, चैलेंजेस है, फीडबैक है और रिपीटिशन। जी मैम, मेरा सवाल जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप ही का स्टूडेंट हूँ मैम, 2000 कौन बोल रहे हैं? नाम बताइए। नवाब मेहदी हसन। हाँ बताइए, हाँ बताइए। एक चीज पूछना था, जैसे आपने कहा कि माहौल हाँ के बताइए। जो सीखने वाली बात होती है, तो हाँ हम देखते हैं अपने समाज में ये है कि हम जिन बच्चों को ज्यादा साफ सुथरा रखते हैं और जो बच्चे हाँ। मिट्टियों में खेलना या कंजेस्टेड में रहना, उन बच्चों की इम्यून सिस्टम हमारे बच्चों से ज्यादा बेहतर होती है साफ सुथरे बच्चों से। हाँ तो बिल्कुल। इसको समझा जाए कि वो जो बच्चे गांव में रह रहे हैं, इस बार भी हमने कोरोना में देखा वो सारे बच्चे बहुत कम इफेक्टेड हुए। तो साफ हाँ, सुथरे के बिल्कुल साथ सही बात है आपकी। है कि हमारे बच्चे ज्यादा मतलब वो भी स्ट्रांग हो इम्यून सिस्टम के लिहाज से, कि हम लोग साफ सुथरा देखिए, रखने में उन्हें कमजोर कर देते हैं। नहीं, साफ सुथरे का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें बिल्कुल स्टरलाइज कर दें। स्टरलाइज नहीं करना है, लेकिन कम से कम साफ कपड़े पहन सकता है, मुंह हाथ धो सकता है, कंघा कर सकता है, बाल बना सकता है। अब बहुत से, माफ कीजिएगा, मैंने अक्सर बच्चों को देखा है प्राइमरी क्लासेस में खास तौर पर, कि बच्चे मानो सो के उठे और ऐसी क्लास में आ गए। अरे भैया, माँ बाप को चाहिए कम से कम कंघाई कर दें, उससे तो इम्यूनिटी नहीं इफेक्टेड होती है। साफ कपड़े पहना दें, देखने में भी अच्छे लगेंगे, साफ सुथरे लगेंगे। इम्यूनिटी सिस्टम एडजस्ट करने से होती है। हर तरह का माहौल होता है। और ठीक है, मिट्टी में खेल रहे हैं, मिट्टी में खेलने वाला बच्चा जो है वो आपके हिसाब से ज्यादा स्ट्रांग है, कोई हर्ज नहीं है, होगा, क्योंकि उसको आदत हो गई है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो साफ ना रहे। साफ रहना दूसरी बात है, जिस्मानी सफाई जरूरी है, बीमारियों से बचाती है। उसी में इन्फेक्शन भी लगता है बच्चों को, उसी गंदगी में रहने से बच्चे इन्फेक्टेड भी होते हैं और बाद में वही बच्चे, माफ कीजिएगा, अपाहज भी हो जाते हैं। अब कुछ नहीं मालूम आपको कौन सा इन्फेक्शन बच्चे को कहाँ से लग गया, उससे भी तो बचाना है बच्चों को। तो साफ माहौल देने का मतलब ये है कि आप उन्हें साफ सुथरा रखिए। ठीक है, वो रोज नहीं नहा सकता, कोई बात नहीं, पानी नहीं, रोज नहीं नहा सकता बच्चा, लेकिन कम से कम मुंह तो धो सकता है, बाल तो बना सकता है, साफ कपड़े पहन के स्कूल तो आ सकता है ना। आप खुद भी देखिए, आपकी क्लास में जो बच्चा साफ सुथरा आएगा आप उसको पसंद करते हैं, और जो यूं ही क्लास में उठ के चला गया, सोते सोते उठ के आ गया और उसने मुंह भी नहीं धोया और उसने बाल भी नहीं बनाया, उसने कपड़े भी नहीं बदले, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा वो। तो ये मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बच्चे को कुछ गलत है, लेकिन सफाई पर जोर देना ज्यादा जरूरी है। आप साफ सुथरा रखिए बच्चों को, और उसमें कुछ नहीं जाता है। ठीक है, ठीक है। अब आप नहीं बता रहे हैं कुछ, आगे बढ़ो। चलिए, तो ये कुछ स्टेप्स हैं टीचिंग की जो हमें करनी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जो हमारा है टेस्ट। अब हमने पढ़ा लिया, ठीक है ना, लर्निंग के ऊपर देख लिया हमने कोशिश कर ली कि वो लर्निंग हो जाए उनकी। और अब हमारा स्टेप ये आता है कि हम ये देखें कि लर्निंग कितनी कामयाब रही, क्या बच्चों ने जो हम सिखाना चाहते थे वो सीख लिया। उसके लिए हम टेस्टिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, जांच का अमल करते हैं, और
जांच जो है वो सिर्फ एक अमल है, ठीक है, जांच करना एक अमल है जिसके जरिए हम बच्चों ने जो कुछ सीखा है उसको असेस करते हैं, देखते हैं कितना सीखा है। और जो हम टेस्ट कहते हैं, ये भी इसके लिए हम जांच ही का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जांच का तरीका कर लीजिए पहले वाले को, जांच का पर्चा कर लीजिए दूसरे वाले को। वो इंस्ट्रूमेंट है, वो एक टूल है हमारे हाथ में जिसके जरिए हम न सिर्फ ये कि ये तय करते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा, बल्कि हमें वो ये भी बताता है कि बच्चों की कमजोरियां कहाँ कहाँ हैं। और डायग्नोसिस के लिए जब हम, तशखीस के लिए जब हम टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये हम बिल्कुल शुरू में करते हैं, क्लास पढ़ाना शुरू करने से पहले, कि बच्चों की कमजोरियां कहाँ हैं, बच्चे क्या नहीं जानते, और नए सबक के लिए क्या जानना जरूरी है। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, ये हमने देखा है कि जांच जो टेक्निकल टर्म्स हैं उर्दू में उसको बहुत ही मुगलक बना दिया गया, जैसे तायुन कद्र। अब जांच आपने कहा, अच्छा लगा, उससे बच्चे जो अब तायुन कद्र के लिए फिर एक नए टीचर के लिए डिक्शनरी देखनी पड़ेगी। और कद्र का माना है अंदाजा, और कद्र यहाँ पर जो है वहां पर मिकदार के लिए लिया गया है। तो कद्र जो है डिफरेंट मीनिंग में यूज होता है। अब उसको तायुन करने के लिए जो ये टर्म है, इस टर्म से मुझे शदीद इख्तिलाफ। आपका क्या? जी नहीं, बिल्कुल मुझे भी इख्तिलाफ है। और एनसीईआरटी में अभी हमने एक किताब तैयार की थी असेसमेंट के ऊपर, और वहां इस टर्म के लिए बहुत बहस हुई। बहुत सारी टर्म्स आई, अंदाजा कद्र कर लें, तायुन कद्र कर लें, लेकिन अब वो सब, माफ कीजिएगा, मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरा जबान पे इतनी महारत नहीं है, इतनी कुदरत मुझे नहीं है। और लेकिन एनसीईआरटी में जिस प्रोग्राम में मैं थी, उर्दू ही का प्रोग्राम था, सब उर्दू वाले थे, वो किसी तरह तैयार नहीं हुए, मतलब उनपे आपस में ये चीज तय नहीं हो पाई कि तायुन कद्र रखें या अंदाजा कद्र रखें या इहादा रखें। ये टर्म, मैं तो इससे बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ, तायुन कद्र। मैं भी जो है एनसीईआरटी के प्रोग्राम में एक कोशिश कर चुका हूँ। जुबैदा हबीब साहबा थी, वही ये लेके आती थी ये तमाम चीजें, और वो उस पर जो है मजीद हुआ करती थी, और पूरे स्टाफ उनका वो जबरदस्त प्रभाव था। चमनारा मैडम थी और तमाम लोग थे। तो ये तायुन कद्र से जो है वो मतलब अपने आप को हटाना नहीं चाह रहे थे। हालांकि तायुन कद्र बिल्कुल आप कह सकते हैं कम्प्रिहेंसिव नहीं है। कम्प्रिहेंसिव, और फिर ये चीज जो है ना, तायुन कद्र जो है, ये फिजिकल क्वांटिटीज के लिए तो आप कर सकते हैं। जी 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 जी, लेकिन लर्निंग के लिए बिल्कुल मुझे नहीं लगता ये। मैं तो आप वहाँ किया था आपने, हन्नान साहब को आप जानते हैं, उनके प्रोग्राम, मैं मुस्तकिल उनके प्रोग्राम्स में शामिल रहती हूँ, और वहाँ पे इन टर्म्स में बहुत बहस हुई है। और फिर आखिर भैया उनका हमारी किताबों में यही चलता आया है, अरे भाई चलता है तो आप उसे चेंज कर दीजिए। बिल्कुल, लेकिन क्या नई टर्म आए ये जरा सा मुश्किल हो गया था तय करना। तो भैया जो चल रहा है उनका चलने दीजिए। हमने कहा हम जब वजाहत करेंगे, जब पढ़ाएंगे, तो वही बता देंगे कि इस टर्म पे मत जाइए, आप कॉन्सेप्ट पे जाइए कि इससे हमारी मुराद क्या है, हम किस चीज को असेस करना चाहते हैं, किस चीज को नापना चाहते हैं। तो टर्म्स में के चक्कर में मत पड़िए। जो उसका मकसद है टेस्ट का, टेस्ट लेने का, जांच लेने का, हम जांचते हैं कि बच्चे की पास कितनी इंफॉर्मेशन है, कितनी समझ है, कितना इल्म है, कितनी सलाहियतें उसके अंदर नई आ गई हैं। तो ये एक तरह से जांच करने का एक आला हो चाहिए टेस्ट, ठीक है। और क्या बच्चे ने हासिल किया, उसकी रफ्तार क्या है सीखने की, तो उसके लिए हम इसको टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब तायुन कद्र को आप भूल जाइए, टूल इवैल्यूएशन को, असेसमेंट और इवैल्यूएशन बहुत इस पे बहस हो चुकी है एनसीईआरटी में भी, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे ही रखिए।
तो ये सब इनकी ज़रूरतें हैं और इनका तरीका है इनको नापने का, इसी मकसद के हिसाब से कि हम टेस्ट को किस मकसद से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको अलग अलग हम नाम देते हैं। जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो सिर्फ ये जांचने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर आपने टेस्ट लिया क्लास में बच्चों का और उसमें बच्चों ने गलतियां की। अब हमें ये देखना है कि ये गलतियां बच्चा क्यों कर रहा है, क्या उसके नॉलेज में कमी है, या वो सवाल को नहीं समझा है, या हमारा सवाल में ही कुछ कमी है कि वो जो हम जांचना चाह रहे हैं वो हम बच्चों को नहीं बता पाए। तो उसके लिए हमें दूसरा टेस्ट बनाना पड़ेगा जिसमें हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हम ये समझते हैं कि नॉलेज में बच्चे की कमी है तो उससे मुताल्लिक बच्चे की समझ कितनी है, नॉलेज पर ही बेस्ड हमें कुछ आइटम्स और बनाने पड़ेंगे जिससे हमें ये पता चल जाए कि बच्चे की गलती कहाँ है। जैसे बच्चा इमला की गलतियां करता है, ठीक है, गलत लिख रहा है, तो क्या वजह है कि उसका इमला गलत होता है, या खास शब्द का, जुमले का, या किसी लफ्ज का वो गलत लग रहा है। क्या वो अल्फाज को मिलाना जानता है, किस तरह मिलाया जाए अल्फाज को, क्या वो जानता है? अगर नहीं जानता तो उसको टेस्ट करने के लिए हम कई चीजें देंगे उसे, जैसे मुख्तलिफ किस्म के इमला वो लिख सके। तो पता चल जाएगा कि हमें कि किन अल्फाज को मिलाने में उसे दुश्वारी है, किन हुरूफ को मिलाने में उसे दुश्वारी है जो लफ्ज बन सके। फिर हमें वहां फोकस करना होगा। तो डायग्नोसिस का मतलब ये है कि हम वो मकाम मालूम करें कि जहां बच्चे की कमजोरी है। वो कमजोरी जरूरी नहीं कि बच्चे की नॉलेज में ही हो, वो कमजोरी हमारे अंदर भी हो सकती है, हमने टेस्ट का कंस्ट्रक्शन सही नहीं रखा। मान लीजिए हम ये पूछते हैं कि किसी भी शायर के बारे में, किसी मजमून के बारे में, कि उसके बारे में लिखिए, इकबाल के बारे में लिखिए, 5 लाइनें लिखिए, 10 लाइनें लिखिए। अब बारे में क्या लिखे, वो किस पहलू पे लिखे, उसकी तहरीर पे लिखिए, उसकी सलाहियतों पे लिखिए, उसके तजुर्बात पे लिखिए, उसकी शख्सियत पे लिखिए, किस पे लिखे? बारे में जो हम लिख देते हैं ना, इसके बारे में लिखिए। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, हम सही जवाब नहीं एक्सपेक्ट कर सकते फिर बच्चे से। तो हमारे जो टेस्ट आइटम्स हम बनाते हैं उसमें भी गलती हो सकती है। तो डायग्नोसिस से हमें ये पता चल जाएगा कि आया ये गलती बच्चे की समझ में है या हमारे आइटम्स बनाने में है, और हम दोनों चीजों की तस्दीक कर सकते हैं। आइटम्स को बदल के भी देख सकते हैं, आइटम का लेवल बदल कर सकते हैं। हायर लेवल के क्वेश्चन रखा है हमने या लोअर लेवल का रखा है क्वेश्चन के भी लोअर लेवल्स होते हैं, आप जानते हैं। हायर ऑर्डर के क्वेश्चन होते हैं, लो ऑर्डर के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सिर्फ नॉलेज टेस्ट करते हैं, जिसमें सिर्फ एप्लीकेशन। लोएस्ट जो है वो नॉलेज टेस्ट करते हैं, जिसमें खाली फैक्ट्स मालूम करते हैं। तो जब हम टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, टेस्ट करने के लिए हमें टेस्ट का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, और ये हमें टेस्ट करना पड़ता है कि हम किस काम के लिए टेस्ट को बना रहे हैं, और उसी हिसाब से कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम टेस्ट करेंगे, कौन से आइटम्स रखेंगे, कितने तरह के आइटम रखेंगे, हर एक का वेटेज क्या होगा, कितना टाइम होगा। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और आप लोगों ने सबने किया होगा ये कि टेस्ट कैसे बनाते हैं, जिसमें हम न सिर्फ कंटेंट रखते हैं, हम ऑब्जेक्टिव भी रखते हैं, टाइप ऑफ टेस्ट भी रखते हैं, वेटेज भी रखते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स भी रखते हैं, टाइप ऑफ आइटम भी रखते हैं। बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें फैसला करना पड़ता है, जमात के हिसाब से कि किस क्लास के लिए हम बना रहे हैं, मजमून के हिसाब से किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये टेस्ट जो आमतौर पर असातिज़ा बनाते हैं वो क्लासरूम यूज़ के लिए होते हैं, सिर्फ ये जांचने के लिए होते हैं कि हमने जो सिखाया वो बच्चों ने कितना सीखा। यही जांचने के लिए ये टेस्ट होते हैं। और मखसूस
असेसमेंट के लिए दूसरे टेस्ट होते हैं। फिर ये टेस्ट जो होते हैं, लेकिन उसमें ज़रूरी ये है, चाहे कैसा भी टेस्ट हो, कि वो वैलिड हो और रिलायबल हो। ये दो टर्म्स जो हैं वो, कि वो टेस्ट उसी चीज़ को नापे जिसके लिए नापने के लिए हमने बनाया है। अगर हमने सिर्फ उसका इल्म नापने के लिए बनाया है, नॉलेज नापने के लिए बनाया है, तो नॉलेज ही नापे, वो एबिलिटीज ना नापे। लेकिन अगर हमने उसको एबिलिटीज के लिए, स्किल्स के लिए बनाया है, तो उन्हीं चीज़ों को नापे। इसी तरह रिलायबल हो, यानी कि वो टेस्ट कोई भी ले ले, कोई भी टीचर ले सकता है उस टेस्ट को, या किसी वक्त भी ले ले, किसी भी जमात के ले ले, उसी मजमून के लिए, तो रिजल्ट्स वही आए जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये दो टर्म्स, ये इसमें टेस्ट और टेस्टिंग जो है ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो अभी 5 मिनट में इसको करना ज़रा सा मुश्किल काम है, टाइम का कंस्ट्रेन है इसमें, इसलिए मैंने कहा था कि ये बहुत लंबे टॉपिक्स हैं। फिर ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं, आप जानते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो बिल्कुल मारूजी टेस्ट जो होते हैं, वो उनके जवाब तय होते हैं कि उनका जवाब सही या गलत होगा, 1-2 जुमले में होगा या 1-2 अल्फाज में होगा, जवाब तय होते हैं उसमें उसको कोई भी चेक कर ले, टेस्ट देने वाले के नंबरों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सब्जेक्टिव टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें जो मुम्तहिन है, जो इम्तिहान ले रहा है, उसकी अपनी राय और अपना इल्म शामिल हो जाता है, उसकी अपनी पसंद और नापसंद शामिल हो जाती है। और एक उस्ताद दूसरे उस्ताद से मुख्तलिफ है, तो एक उस्ताद कुछ नंबर देगा, दूसरा उस्ताद कुछ और नंबर देगा, तो ये ज़्यादा रिलायबल नहीं होते सब्जेक्टिव टेस्ट। इसी तरह दूसरे टेस्ट हैं, डायग्नोस्टिक है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। अलग अलग मकासद के लिए हम अलग अलग जांचों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम इन चीज़ों के लिए, जो बात में जिनका जिक्र है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, एप्टीट्यूड है, प्लेसमेंट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये टेस्ट जो है ये स्टैंडर्डाइज होते हैं, ये टीचर मेड नहीं होते खाली, बल्कि अगर टीचर ने भी बनाया है तो इसका बनाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज करने का, मेयारी बनाने का इसका प्रोसेस बहुत लंबा है। तो मेयार उसका तय होता है कि वो कितने रिलायबल है, उसकी रिलायबिलिटी मालूम होती है, उसका वैलिडिटी मालूम होती है कि वैलिडिटी क्या है उसकी और रिलायबिलिटी कितनी है। तभी वो टेस्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहलाते हैं। अब क्योंकि वक्त की कमी है इसलिए मैं इसको स्किप करके दूसरे उस पर आती हूँ, इवैल्यूएशन पे। अब जो हमने टेस्ट लिया है और जो कुछ हमने पढ़ाया था, उसकी बुनियाद पर हम ये तय करते हैं कि हमारी जो टीचिंग थी वो कैसी थी और स्टूडेंट्स की आमोजिश कैसी रही। ऑब्जेक्टिव जो हमने तय किए थे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो बिहेवियरल फॉर्म में थे, क्या हमने उनको अचीव कर लिया? जो हमने ये तय किया था कि बच्चे इस सबक को पढ़ने के बाद इन चीज़ों को बता सकेंगे, इन चीज़ों को लिख सकेंगे, इन चीज़ों का इजहार कर सकेंगे, क्या वो कर रहे हैं? क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए हैं? या अगर नहीं अचीव हुए हैं तो क्या हमारे पढ़ाने में कोई गलती है? क्या हमने सही तरीके से पढ़ाया नहीं? क्या हमने कंटेंट ज़्यादा रख लिया था? या हमने ऑब्जेक्टिव्स बच्चों की उम्र और कंटेंट के हिसाब से नहीं रखे थे? या जो हमने इमदादी सामान का इस्तेमाल किया वो नाकाफी था, या मुनासिब नहीं था, या कारगर नहीं था? तो ये जो हमारा पूरा टीचिंग प्रोसेस है और हमारा टीचिंग प्रोसेस और बच्चों का लर्निंग प्रोसेस, इन दोनों को हम जज करते हैं इवैल्यूएशन के लिए। इसीलिए कहते हैं कि इट्स पर्पस इज टू डिटरमिन द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। दोनों चीजें हैं, टीचिंग भी और लर्निंग भी, इन दोनों चीजें। ये डायग्नोस्टिक भी हो सकता है, बिल्कुल शुरू में लेते हैं हम। ये फॉर्मेटिव भी होते हैं और समेटिव भी होते हैं। फॉर्मेटिव हम जमात के दौरान लेते हैं, बच्चों से हम पढ़ाते पढ़ाते सवाल करते हैं, हम वहाँ पे भी अंदाजा कर लेते हैं कि बच्चे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, बच्चों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर हमें ये लगता है कि बच्चे समझ नहीं रहे हैं तो हम अपना तरीका बदल देते हैं।
हम समझाने का तरीका बदल देते हैं, हम मिसालों का तरीका बदल देते हैं, ज़्यादा मिसालें लेने लगते हैं, ज़्यादा आसान मिसालें, उन मिसालों को लेते हैं जिनका ताल्लुक बच्चों की ज़िंदगी से है। ये सारी चीज़ें जो हम चेंज कर सकते हैं वो सिर्फ हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में कर सकते हैं, जब हम दौरान तदरीस इवैल्यूएट कर रहे हैं अपनी टीचिंग को और उनकी लर्निंग को, बच्चों की लर्निंग को और अपनी टीचिंग को जब हम दौरान तदरीस इवैल्यूएट करते हैं तो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और समेटिव इवैल्यूएशन हम बिल्कुल साल के आखिर में करते हैं, जब पूरा तदरीसी साल गुजर जाता है। तो हमारे जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव थे कि 6ठी क्लास में या 7वीं क्लास में या 8वीं क्लास में या 9वीं क्लास में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे, क्या वो हो गए हैं? और किस बच्चे ने कितना सीखा है? ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा बहुत पीछे रह गया हो, जिसको हम कहते हैं बच्चे फेल हो गए। बच्चे की गलती नहीं है फेल होने में। फेल होना हमारी और पेरेंट्स दोनों की जिम्मेदारी है। वैसे टीचर, हमारी क्लास में कोई बच्चा जिसने साल भर पढ़ा है वो कैसे फेल हो सकता है? क्या हमसे कमी रह गई? क्या हमने उसकी कमियों को पहचाना नहीं शुरू में? क्या हमने उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी? क्या हमने उसे सही तरीके से समझाने की कोशिश नहीं की? ठीक है, बच्चा कमजोर होता, नहीं लिख पाता था, क्या हमने कोशिश की कि बच्चा सही लिख पाए? अगर बच्चा फेल हो जाता है तो ये जिम्मेदारी, माफ कीजिएगा, असातिज़ा की है। तो समेटिव इवैल्यूएशन में हमें बच्चों की पोजीशन मालूम हो जाती है कि किस बच्चे ने ज़्यादा सीखा, किस बच्चे ने कम सीखा, किस बच्चे ने बिल्कुल नहीं सीखा, और उसी की बुनियाद पर हम बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि हमारी जमात में हर तरह के बच्चे हैं। हमारी क्लास में बहुत ज़हीन बच्चे भी हैं जो जल्दी सीख लेते हैं, नॉर्मल बच्चे भी, नॉर्मल बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है, बहुत ज़हीन बच्चों की, और ज़हनी तौर पर कमज़ोर बच्चों। ज़हनी तौर पर नहीं कहूँगी मैं उन्हें, बल्कि एबिलिटी के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से जो कमज़ोर बच्चे हैं, जिनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, उसकी कुछ भी वजह हो सकती है, वो इरेगुलर हैं या उनके समझ में नहीं आता है क्लास में पढ़ाया हुआ, किसी भी वजह से वो कमज़ोर रह जाते हैं। तो हर तरह के बच्चे होते हैं, तो हर बच्चों को साथ लेकर हमें चलना होता है और सबको आगे बढ़ाना होता है। चाहे कोई बच्चा 1 कदम आगे बढ़े या कोई बच्चा 10 कदम आगे बढ़े, हर बच्चे को आगे बढ़ाना असातिज़ा की जिम्मेदारी है, और ये हमें इवैल्यूएशन से पता चल जाता है। ये बच्चों के ऊपर बहुत सारे हम टेस्ट भी करते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं, एबिलिटी टेस्ट करते हैं, स्किल टेस्ट करते हैं, और उसके बारे में हमें बच्चों का मुख्तलिफ टेस्ट करके हमें बच्चों की पूरी पर्सनैलिटी पता चल जाती है। जब हम टेस्ट बना रहे होते हैं तो वो 2 तरह के होते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ये भी तफसीर चाहते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट तो हम ये देखते हैं जब हम नॉर्मल बिहेवियर क्या है बच्चों का क्लास में, मीन मीडियन मोड के हिसाब से हम उसको जज करते हैं। और क्राइटेरियन जब हम तय कर लेते हैं कि हमारे टेस्ट लेने का क्राइटेरिया क्या है, बच्चे को कितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जब हम ये तय कर लेते हैं और उसके लिए टेस्ट बनाते हैं तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। और ये हमें बताते हैं कि हमने जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स तय किए थे पढ़ाने से पहले वो हमने कितने हासिल किए। तो ये पूरा इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है ये एक तरह से हमें आईना दिखाता है कि हम कहाँ पर हैं, हमारी टीचिंग कैसी रही, बच्चों की लर्निंग कैसी रही, और हम कितने कामयाब या कितने नाकाम रहे। कामयाबी की वजूहात भी हम तलाश करें कि क्या हमने किया जिसकी वजह से हमें कामयाबी मिली, और क्या नहीं किया जिसकी वजह से हमारे अंदर कुछ कमियां रह गई। तो अपनी इस्लाह के लिए इस पर मैं और फोकस करूंगी कि हमें अपनी इस्लाह के लिए हमें इवैल्यूएशन को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम बेहतर टीचर बन सकें और बच्चों को बेहतर तरीके पर सिखा सकें। उम्मीद है
कि कुछ बात बनी होगी और कुछ आपकी समझ में इस सिलसिले से आया होगा। यही मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और